हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विक्रम पटेल। आज हम फर्स्ट ईयर की फिजियोलॉजी और सेकंड ईयर के रिप्रोडक्शन का एक कॉमन और महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रजनन संबंधित हार्मोन, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हार्मोन होते क्या है। कोई भी हार्मोन पढ़ते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि हार्मोन क्या होते हैं और कौन सा हार्मोन किस अंग से रिलीज हो रहा है, किस अंग पर कार्य कर रहा है और वो उस अंग पर क्या कार्य कर रहा है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हार्मोन की परिभाषा। हार्मोन है वो बॉडी की अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं, यानी कि सबसे पहले अंतःस्रावी ग्रंथियों में बनते हैं। ये एक प्रकार के रसायन होते हैं जो जिस अंग में रिलीज होते हैं वहां पे कार्य नहीं करते हैं बल्कि अन्य अंगों पर कार्य करते हैं। तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन होती है, शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित ऐसे रसायन जो कि शरीर के जिस अंग में बनते हैं वहां पर कार्य नहीं करते हैं बल्कि शरीर के अन्य अंगों पर कार्य करते हैं। तो ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अंतःस्रावी ग्रंथियां, जिसको हम डक्ट ग्लैंड या नलिकाविहीन ग्रंथियां कहते हैं, यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां वे होती है जो अपने स्राव को सीधे रक्त में छोड़ती है। तो हम सीधे तौर पे हार्मोन की परिभाषा में ये कह सकते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को हम हार्मोन कहते हैं। अब हार्मोन कौन से अंग से रिलीज होते हैं, यानी कि उनका स्रोत क्या है। तो स्रोत के आधार पर हार्मोन मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। पहला है हाइपोथैलेमस, दूसरा है प्यूस ग्रंथि, तीसरा है अंडाशय, चौथा है प्लेसेंटा, टेस्टिस और यूट्रस। अब हार्मोन के बारे में मैंने आपको बताया कि हार्मोन जिस अंग से रिलीज होते हैं वहाँ पे अपना काम नहीं करते हैं बल्कि अन्य अंगों पर करते हैं। उसके हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। सबसे पहला हार्मोन है एफएसएस हार्मोन। ये रिलीज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, लेकिन ये काम कहाँ करता है, जननांगों पर, यानी कि मादा में ओवरी और नर में वो टेस्टिस पे कार्य करेगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में। तो हाइपोथैलेमस से सबसे महत्वपूर्ण रेगुलेटिंग हार्मोन होता है जीएनआरएस, वो रिलीज होता है। जीएनआरएस की फुल फॉर्म होती है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसमें गोनेडो का अर्थ होता है जननांग और ट्रोपिक का मतलब होता है स्टिमुलेटिंग, यानी कि जननांग यानी ओवरी और टेस्टिस को प्रेरित करने वाले हार्मोन को स्टिमुलेट यानी प्रेरित करता है जीएनआरएस। जीएनआरएस स्वयं जननांग पर वर्क नहीं करता है बल्कि ये उन हार्मोन को रिलीज करता है जो ओवरी और टेस्टिस पर कार्य करते हैं। तो जीएनआरएस का कार्य हुआ पिट्यूटरी ग्लैंड का निर्देशन करना, यानी प्यूस ग्रंथि के पास में जितने भी हार्मोन है वो कितनी मात्रा में कब रिलीज करने हैं उन सब का निर्देशन करता है। यानी एक सीधे तौर पे हम कहें तो प्यूस ग्रंथि के सभी हार्मोन का नियंत्रण करता है जीएनआरएस। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो है प्यूस ग्रंथि। प्यूस ग्रंथि में 2 लोब होते हैं, यानी 2 पालियां होती है। जो मुंह की और की जो पाली होती है या मुंह की ओर का जो लोब होता है उसको हम कहते हैं अग्र प्यूस ग्रंथि, और जो गर्दन की साइड की जो पाली होती है उसको हम कहते हैं पश्च प्यूस ग्रंथि। अग्र प्यूस ग्रंथि से निकलने वाले 3 महत्वपूर्ण हार्मोन के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है एफएचएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सेकंड है एलएच ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और तीसरा है प्रोलैक्टिन। और पश्च प्यूस ग्रंथि से निकलने वाले 2 महत्वपूर्ण हार्मोन के बारे में हम पढ़ेंगे। ऑक्सीटोसिन, जिसे मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी कहते हैं, और सेकंड वैसोप्रेसिन। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सबसे पहला हार्मोन निकलता है एफएचएस, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन होता है। तो नर में इसका कार्य होता है स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रेरित करना, यानी शुक्राणु जनन को प्रेरित करना। मादा में इसका कार्य है कोशिकाओं का विकास करना। एफएचएस हार्मोन का जो टारगेट ऑर्गन होता है, ये जो हार्मोन है ये ओवरी पर कार्य करता है। ओवरी में बहुत सारी अविकसित कोशिकाएं होती है। इन कोशिकाओं का जो स्टिमुलेटिंग करता है वो एफएचएस हार्मोन करता है। इन कोशिकाओं में जो सबसे विकसित कोशिका होती है वो तो बाद में ग्रेफिन फॉलिकल बन जाती है, लेकिन जो बहुत सारी अविकसित कोशिका होती है उनका विकास करता है एफएचएस हार्मोन। और उसके बाद में जो सबसे सर्वाधिक विकसित कोशिका है जो जिसे हम ग्रेफिन फॉलिकल कहते हैं, इससे एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है एस्ट्रोजन हार्मोन। इस हार्मोन को कंट्रोल करने का कार्य करता है एफएचएस हार्मोन। प्यूस ग्रंथि से जो दूसरा हार्मोन निकलता है वो है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। यह भी प्रकृति में ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है। इस हार्मोन के जो हार्मोन है वो नर में है, वो टेस्टोस्टेरोन का स्रावन करता है। यह सबसे पहले जो टेस्टिस की जो लीडिंग सेल होती है उसको एक्टिव करेगा। उसको एक्टिव करने के बाद में टेस्टोस्टेरोन का स्रावन करेगा। ये जो टेस्टोस्टेरोन है फिर वो आगे स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया आरंभ करता है। स्पर्म की जो निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ाता है। मादा में इसके 2 कार्य है, एक तो है ओव्यूलेशन और एक कार्पस ल्यूटियम का निर्माण। तो ये ओव्यूलेशन और कार्पस ल्यूटियम का निर्माण किस प्रकार होता है ये हम समझते हैं। सबसे पहले जीएनएस हार्मोन से एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को निर्देश आता है कि वो एफएचएस हार्मोन को स्रावित करे। जब एफएचएस हार्मोन का स्राव हो जाता है तो वो सबसे पहले काम करता है ओवरी पर। ओवरी में बहुत सी अविकसित कोशिकाएं होती है। इन
पुटिकाओं का विकास करता है एफएसएच हार्मोन। और इन जब अविकसित पुटिकाओं में जो सबसे सर्वाधिक विकसित पुटिका होती है जिसको हम ग्राफिन फॉलिकल कहते हैं, इसकी थिका इंटरनल लेयर से एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव होता है। और ये एस्ट्रोजन हार्मोन है वो मादा पशुओं में हीट के लक्षण प्रदर्शित करता है, यानी कि ये मादा पशुओं में हीट के लक्षणों के लिए उत्तरदायी होता है। इसका कार्य यही है कि मादा पशुओं को हीट में लाना और हीट के लक्षणों को प्रदर्शित करना। यहाँ तक का जो कार्य हो रहा था वो दोनों ओवरी में हो रहा था। दोनों ओवरी के ऊपर ग्राफिन फॉलिकल बन रहे थे और ये ग्राफिन फॉलिकल एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज कर रहे थे और जिससे हीट के लक्षण प्रदर्शित हो रहे थे। जैसे जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन का श्रावण बढ़ता है वैसे वैसे ये जीएनएस आरएस हार्मोन को एक मैसेज देता है कि वो एलएस हार्मोन को रिलीज करे, यानी कि एलएस हार्मोन की डिमांड बढ़ जाती है। जीएनएस आरएस हार्मोन अग्रपीयूष ग्रंथि को निर्देश देता है कि एलएस हार्मोन को रिलीज किया जाए। ये एलएस हार्मोन सीधा जाके ग्राफिन फॉलिकल पर वर्क करेगा। यहाँ पे दो बातें समझने की है। एफएसएच हार्मोन जो है वो ओवरी पर कार्य कर रहा था, उसके बाद में ग्राफिन फॉलिकल्स बन रहे थे, लेकिन एलएस हार्मोन सीधा ग्राफिन फॉलिकल पर काम करेगा और उसमें सबसे पहले दो काम होंगे ग्राफिन फॉलिकल में। पहला होगा ओव्यूलेशन, यानी कि ग्राफिन फॉलिकल में से अंडे का बाहर निकलना, और वो जो अंडा बाहर निकलता है वो जो ओविडक्ट की फिम्ब्रिया होती है वो उसको अटैच कर लेती है। दूसरा काम होता है कार्पस ल्यूटियम का निर्माण, यानी कि ग्राफिन फॉलिकल से अंडा बाहर निकलने के बाद में जो संरचना फिर से बच जाती है उसको एलएस हार्मोन कार्पस ल्यूटियम में परिवर्तित कर देती है। हम इसके बाद में जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि कार्पस ल्यूटियम से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। बेसिकली यहाँ पे इसके ये दो काम है। अग्रपीयूष ग्रंथि से निकलने वाला तीसरा हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन के तीन कार्य है। पहला कार्य है दुग्ध निर्माण, दूसरा कार्य है पक्षियों में ब्रूडिनेस लाना, यानी कि पक्षियों में मातृत्व गुण पैदा करना। मातृत्व गुण मतलब जैसे कि अंडों के ऊपर बैठना, अंडों में गर्माहट लाना इत्यादि कार्य है वो प्रोलैक्टिन करता है। भेड़ और रोडेंट यानी चूहे, इसमें ये क्या करता है कि कार्पस ल्यूटियम को सुरक्षित बनाए रखता है। कार्पस ल्यूटियम को जब ये सुरक्षित बनाए रखेगा तो क्या होगा, कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। तो जो भेड़ और रोडेंट है उसमें वो प्रेगनेंसी मेंटेनेंस हार्मोन की तरह कार्य करेगा। ये कार्पस ल्यूटियम को सुरक्षित बनाए रखेगा जिससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होगा और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो गर्भावस्था को बनाए रखेगा। पक्षपीयूष ग्रंथि का सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को हम पिटोसिन हार्मोन भी कहते हैं। ऑक्सीटोसिन का जो निर्माण है वो पक्षपीयूष ग्रंथि के पैरावेंट्रिकुलस न्यूक्लियस में होता है। इसका निर्माण महत्वपूर्ण है। पक्षपीयूष ग्रंथि के जो पैरावेंट्रिकुलस न्यूक्लियस है उसमें इसका निर्माण होता है। इसके कार्य है वो चार महत्वपूर्ण कार्य है। पहला है मिल्क लेट डाउन, यानी कि दूध को नीचे उतारना। मिल्क लेट डाउन से होता क्या है कि पशु आसानी से दूध दे देता है पवसने के बाद में। यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन, अब इसके टारगेट ऑर्गन दो है ऑक्सीटोसिन के, एक तो होता है अडर में ये क्या करेगा, मिल्क लेट डाउन का कार्य करेगा, और जो यूट्रस है दूसरा इसका टारगेट है तो इसमें ये क्या करेगा, जो यूट्रस की स्मूथ मसल्स होती है उसमें कॉन्ट्रैक्शन करेगा। तीसरा इसका कार्य है मुर्गियों में अंडे को बाहर निकालने में हेल्प करता है, और चौथा इसका कार्य है वो अंडे और जो शुक्राणु होते हैं उसको गति प्रदान करेगा निषेचन के समय फैलोपियन ट्यूब में। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला सेकंड जो सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन है वो है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन को हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं, एडीएच। इसका निर्माण होता है वो पक्षपीयूष ग्रंथि के सुप्रा ऑप्टिकल न्यूक्लियस में होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का जो निर्माण होता था वो पक्षपीयूष ग्रंथि के पैरावेंट्रिकुलस न्यूक्लियस में होता था। इसका निर्माण हो रहा है सुप्रा ऑप्टिकल न्यूक्लियस में। इसके कार्य है एक तो प्रसव के समय ब्लीडिंग को रोकना, दूसरा इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है बॉडी में जल के अवशोषण को कंट्रोल करना, और जब ये बॉडी में जल के अवशोषण को कम कंट्रोल करेगा तो तीसरा इसका महत्वपूर्ण कार्य हो जाएगा यूरिन के आयतन को कम करना। ये तीन इसके महत्वपूर्ण कार्य है। ब्लीडिंग को रोकना, प्रसव के समय जो ब्लीडिंग होती है उसको रोकेगा, जल के अवशोषण को कंट्रोल करना और यूरिन के वॉल्यूम को कम करना। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है हार्मोन का वो है अंडाशय। अंडाशय में दो प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है, एक तो फॉलिकल्स और दूसरी होती है कार्पस ल्यूटियम। तो फॉलिकल्स द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है वो है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन है वो ग्राफिन फॉलिकल की थिका इंटरनल लेयर से रिलीज होता है। तो हार्मोन को मध का हार्मोन या मादा का हार्मोन भी कहा जाता है। इसके तीन कार्य होते हैं, एक तो मादा पशु में द्वितीयक लैंगिक लक्षण या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को प्रदर्शित करना, मादा पशुओं में मध के लक्षण प्रदर्शित करना। मध के लक्षण जैसे बार बार रंभाना, बार बार पेशाब करना या डिस्चार्ज कराना, ब्लीडिंग होना, और ये क्या करता है, दुग्ध ग्रंथियों का विकास करता है। तब मादा में मध के लक्षण कैसे प्रदर्शित होते हैं वो आपको मैं समझाता हूँ। जीएनएस आरएस हार्मोन होता है जो एंटिटी पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि अग्रपीयूष ग्रंथि को निर्देश देता है कि वो एफएसएच हार्मोन को रिलीज करे। एफएसएच हार्मोन है वो ओवरी पर वर्क करता है
ओवरी में बहुत सारी अविकसित कोशिकाएं होती है, जो उसमें से जो सबसे सर्वाधिक विकसित कोशिका होती है वो है वो ग्राफ्ट फॉलिकल बन जाती है। ग्राफ्ट फॉलिकल की थीका इंटरनल लेयर से एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है और ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो मादा में हीट के लक्षण प्रदर्शित करता है। तो हीट के लक्षण हो गए बार बार रमाना, बार बार पेशाब करना, बार बार डिस्चार्ज करना या ब्लीडिंग होना, ये सब हीट के लक्षण है मादा में। और तीसरा इसका महत्वपूर्ण कार्य है दुग्ध ग्रंथियों का विकास करना। तो ये हो गया पहला जो फॉलिकल्स द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन के बारे में। दूसरी जो अंदर से या ओवेरी पे संरचना होती है वो होती है कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम और जो प्लेसेंटा होता है, अगर प्लेसेंटा बन जाता है तो इन दोनों से एक हार्मोन रिलीज होता है प्रोजेस्टेरोन। कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है, लेकिन जब प्लेसेंटा बन जाता है तो थोड़ी सी मात्रा में प्लेसेंटा से भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को हम प्रेगनेंसी मेंटेनेंस हार्मोन कहते हैं, यानी कि गर्भावस्था रख रखाव हार्मोन। जिस प्रकार हम एस्ट्रोजन हार्मोन को मध का हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन को मिल्क लेट डाउन हार्मोन कहते हैं, उसी प्रकार हम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को प्रेगनेंसी मेंटेनेंस हार्मोन कहते हैं। इसके तीन महत्वपूर्ण कार्य है। एक तो है भ्रूण का रोपण और दूसरा होता है भ्रूण के रोपण के लिए गर्भावस्था को बनाए रखना और तीसरा इसका कार्य है गर्भाशय में कॉन्ट्रैक्शन में कमी करता है। जो ऑक्सीटोसिन होता था वो गर्भाशय के में कॉन्ट्रैक्शन करता था, लेकिन ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो गर्भाशय में कॉन्ट्रैक्शन में कमी करता है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किस प्रकार गर्भावस्था को बनाए रखता है हम ये पूरा इसके माध्यम से समझते हैं। हमने यहाँ तक समझ लिया था एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो हीट के लक्षण पैदा करता है। जैसे जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव बढ़ता है वैसे वैसे ये जीएनएस हार्मोन को एक मैसेज भेजता है कि एलएस हार्मोन के डिमांड के लिए। तो जीएनएस हार्मोन अगर पीयूष ग्रंथि को निर्देश देता है कि एलएस हार्मोन को रिलीज करे। एलएस हार्मोन ग्राफिन फॉलिकल पर काम करेगा। ग्राफिन फॉलिकल पर जब एलएस हार्मोन काम करेगा तो वहाँ पे दो कार्य होंगे। पहला होगा ओव्यूलेशन, यानी ग्राफिन फॉलिकल से अंडे का बाहर निकलना। दूसरा कार्य होगा कार्पस ल्यूटियम का निर्माण। जब कार्पस ल्यूटियम का निर्माण हो जाएगा तो यहाँ से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होगा और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो गर्भावस्था को बनाए रखेगा। बहुत दूसरे सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे जो कार्पस ल्यूटियम जो संरचना होती है वहाँ से रिलीज होता है, जिसका नाम है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन हार्मोन कार्पस ल्यूटियम, प्लेसेंटा और गर्भकाल के अंतिम अवस्था में यूट्रस से रिलीज होता है। तो ये प्रकृति में प्रोटीन हार्मोन होता है। अगर जब ये यूट्रस से रिलीज होता है तो इसका कार्य ये कि होता है प्रसव के दौरान लिगामेंट और सर्विक्स को ढीला करना, यानी कि लिगामेंट और सर्विक्स को रिलैक्स करना इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है। चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है वो होता है गर्भाशय। गर्भाशय जो हार्मोन निकलता है PGF2 अल्फा यानी प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन। ये जो हार्मोन होते हैं इसका दो मुख्य कार्य होते हैं। एक तो ये है वो प्रसव की शुरुआत करता है और एक है कार्पस ल्यूटियम को तोड़ता है। कार्पस ल्यूटियम को कब तोड़ता है? जब कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है वहाँ से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को हम प्रेगनेंसी मेंटेनेंस हार्मोन कहते हैं। कभी किसी कारणवश यदि निषेचन नहीं हो पाता है या गर्भावस्था नहीं होती है तो यूट्रस PGF2 हार्मोन रिलीज करता है और ये हार्मोन है वो कार्पस ल्यूटियम को तोड़ देता है, जिससे मादा पशु वापिस FSH हार्मोन को रिलीज करता है। तो ये एक प्रकार की सतत प्रक्रिया है जो कंटिन्यूस चलती रहती है। ये इसे हम एक तरह का सक्रिय चक्र भी कह सकते हैं। फिर से FSH जब हार्मोन रिलीज होगा तो फिर से ये वापस प्रोसेस है वो पूरा शुरू हो जाएगा। तो इसके दो महत्वपूर्ण कार्य हुए, एक तो प्रसव की शुरुआत करना और एक कार्पस ल्यूटियम को तोड़ना। पांचवा जो स्रोत होता है वो होता है टेस्टिस यानी वर्षण। वर्षण से महत्वपूर्ण नर हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो टेस्टिस की लीडिंग सेल द्वारा रिलीज होता है। टेस्टिस में सबसे पहले लीडिंग सेल एक्टिव होती है LS हार्मोन के प्रभाव में, उसके बाद में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के दो कार्य है। पहला है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को प्रदर्शित करना, यानी द्वितीय नर पशु में द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास करना या उसको प्रदर्शित करना। दूसरा इसका कार्य है वो है स्पर्म के निर्माण को बढ़ाना, यानी कि जो शुक्राणु होते हैं नर में जो शुक्राणु बनते हैं उसके निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो हार्मोन से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण हार्मोन थे प्रजनन संबंधित, उसको हमने पढ़ा है। आशा करते हैं कि ये हार्मोन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू।